हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम प्रतीक नायक है और आप सबको मैं वेलकम कर रहा हूँ आज के हमारे स्ट्रेटजी वीडियो के अंदर। आप मुझे पूछोगे कि सर ये स्ट्रेटजी वीडियो की क्या आवश्यकता है, तो बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आए थे बीच में, जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज इस बात को लेके थी कि सर एक महीना बाकी है, हमें किस चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, कहाँ पे नहीं फोकस करना है। तो इसी के इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक महीना और ऊपर के 13 दिन पकड़ लीजिए तो वी हैव रफली अराउंड 43-44 डेज। तो ये 40 के आसपास जो दिन हमारे पास बाकी है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। एक ओवरव्यू है, मेरा एक अनुभव है, एक फ्रेंड के रूप में, एक गाइड के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक मेंटर के रूप में आपके साथ शेयर करूंगा, जहां कुछ मेरी तरफ से मैं आपको हेल्प कर पाऊँ इन दिस होल जर्नी जो आप प्रीलिम्स के लिए अगले महीने देने वाले हो 28 मई को। सर ठीक है, तो मोस्ट वेलकम आप सबको। इनफैक्ट आप लोग हमारे साथ हमारे लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हो तो देन एंड ऑल्सो देन यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि 17 अप्रैल से आई एम स्टार्टिंग विथ अ न्यू कोर्स ऑन एंशिएंट हिस्ट्री एंड दिस कोर्स विल बी अवेलेबल ऑन दी अनअकैडमी प्लस। लाइव कोर्स है ये, जहां मैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कराऊंगा, 17 अप्रैल से है और दिस विल बी अवेलेबल टिल 18th ऑफ मई, मतलब प्रीलिम्स के 10 दिन पहले खत्म भी हो जाएगा। तो आप में से जो लोग ने एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज करना है या जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा हुआ है पर कॉन्फिडेंस नहीं है, करीबन 7 से 8 क्वेश्चंस आपको इनफैक्ट एंशिएंट हिस्ट्री से आते हैं और मैं अराउंड 80-90% की स्ट्राइक रेट के आसपास सिलेबस को कवर कराता हूँ। तो जरूर से आइएगा सर, है ना। एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एज वेल। इनफैक्ट वी हैव गॉट सम दी फंटास्टिक ऑफर्स गोइंग ऑन। अगर आप ये कोड यूज करते हो आज के दिन तक, है ना, आज रात से पहले, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और जीएस और ऑप्शनल दोनों का दोनों कंबाइंड 56,000 के अंदर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। नई बैचेस शुरू हो रही है, आरंभ बैच वी हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ विथ अ डे बिफोर। इसमें ही मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की बैच अवेलेबल है सर, है ना। मैं अभी बताया जो एंशिएंट हिस्ट्री की, तो इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। अदर देन दिस आप हमारे ऑप्शनल क्लासेस का अनुभव ले सकते हो। वी आर लॉन्चिंग समथिंग कॉल्ड एज ऑप्शनल कार्निवल। ये कोड को स्कैन करिए और ये कोड के थ्रू आप हमारी ऑप्शनल की स्पेशल क्लासेस में आइए, आप देखिए कि कैसी क्वालिटी दी जा रही है। मैं हिस्ट्री ऑप्शनल कराता हूँ, आई टीच हिस्ट्री ऑप्शनल अंडर दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म सर, है ना, समझे। तो आपको इसका भी लाभ मिल जाएगा। इसके सिवा कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8585858585। हमारी टीम आपको जरूर से हेल्प करेगी। ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हो और ऑनलाइन का मजा भी लेना चाहते हो तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए ऑफलाइन के अंदर सर, है ना। दिल्ली के अंदर हमारा सेंटर है, वहां पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा विद दिस कोड। इनफैक्ट आपको उसमें ऑनलाइन के क्लासेस भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर ऑफलाइन क्लासेस, आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को कंबाइन करके पढ़ सकते हो कि कुछ विषय ऑफलाइन में पढ़ना है, कुछ विषय ऑनलाइन में पढ़ना है, हमारे साथ जुड़ना है कोई क्वेरी है तो भी आपको वहां ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन में ऑनलाइन फ्री मिल रहा है सर, ठीक है। तो पूरी जीएस की बैच है, 9th ऑफ अप्रैल वी आर स्टार्टिंग। इवनिंग बैच है, दिल्ली के अंदर टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑफलाइन के वो पढ़ाएंगे। इसके सिवाय आपको हमारे ऑप्शनल मिल जाएंगे सर, है ना, इन द ऑफलाइन एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, लॉ, मैथमेटिक्स, है ना। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी आप ये कोड यूज कर सकते हो पीएन लाइव फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल सर। खैर, तो मूल उद्देश्य आज के सेशन का ये है कि सर 2023 के अंदर 28 मई के दिन हमारी प्रीलिम्स है। अब ये प्रीलिम्स को लेके हमें क्या करना चाहिए, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट नॉट नीड्स टू बी डन सर, है ना। व्हाट शुड बी द फोकस एरिया एंड व्हाट नॉट शुड बी अवर फोकस एरिया। किस किस बेसिस के रूप में हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे सर, ठीक है। तो मैं 6 टिप्स दूंगा, आई विल गिव यू 6 टिप्स, ओके। ये 6 टिप्स के अंदर मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आपको डीमोटिवेट करूं। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आप बेसिकली यहां से कुछ लिए भी ना जाए, बट मैं आपको खाली ऐसी चीजें बताऊंगा जो ऑलरेडी अवेलेबल है, बट स्टिल आई वांट टू रीट्रेट दिस पार्ट, क्योंकि आप उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हो। जैसे कि सबसे पहली चीज सर, है ना, ये आखिर के एक महीने के अंदर जो आपके पास 43 डेज बाकी है, उसमें आपको क्या करना चाहिए और अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। तो सबसे पहला कार्य आपको ये करना है, वो है मॉक टेस्ट देने की शुरुआत सर, ओके। वो आप मुझे पूछोगे कि सर आखिर के एक महीने के अंदर मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए, तो नहीं करके एक आध महीने के अंदर आप हफ्ते में 1 या 2 तो लगा ही सकते हो, तो 8 एक मॉक टेस्ट तो आपके हो जाएंगे सर, ठीक है। ये मॉक टेस्ट रियल टाइम दीजिएगा। रियल टाइम का मतलब है कि आप वहां बैठे हो वैसी कंडीशन में, ऑफलाइन सेंटर्स में जाके। जैसे हम लोग ऑफलाइन के अंदर मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, हमने पिछले संडे भी करवाया था। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट था, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जिसमें आपको लाइव रैंकिंग भी मिली गई थी, पूरे इंडिया की रैंकिंग मिली थी। आप इससे अंडरस्टैंड कर पाते हो कि मेरिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। इनफैक्ट आपको उसमें नेगेटिव भी काउंट करना है, आपको ये समझ में आएगा कि वेयर डू स्टैंड सर, ओके।
मॉक टेस्ट से आपको दो चीजों का एनालिसिस करना है। पहला एनालिसिस आपको ये करना है कि आप कहाँ पे आए हो, आपका रैंक कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर 10-20 हजार लोग दे रहे हैं तो आप उसमें से कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो। दूसरा, आप ये भी देखोगे कि कौन से एरियाज, कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं और कौन से गलत जा रहे हैं सर, ठीक है। तो आपको ये एनालिसिस करना है आफ्टर द मॉक टेस्ट, जहां आप ये ध्यान से देखोगे कि विच एरियाज आर योर वीक एरियाज, जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। जैसे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से ज्यादातर क्वेश्चंस आपके लॉन्ग जा रहे हैं, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, नेशनल मूवमेंट के अंदर से क्वेश्चन नहीं ठीक हो पा रहे हैं। तो वो एरिया से आपको समझ में आएगा कि आपको रिवीजन करना है। देखो, मार्क्स डू नॉट मैटर इन द मॉक टेस्ट, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। उसके मार्क्स को मत देखिए, पर आप देखिए कि क्योंकि मॉक टेस्ट में क्वेश्चन जो होंगे कभी कभी ट्विस्टेड मिल जाएंगे। इंटेंशन ये नहीं है कि आपको ट्विस्टेड क्वेश्चन देके डराए, पर इंटेंशन ये है कि आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं या ओवरऑल आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग को वी विल सी कि उसका कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता सर, ठीक है। तो एक तो एनालिसिस करिए, टॉपिक के एरियाज को देखिए। दूसरा, आप मॉक टेस्ट के साथ साथ पीवाईक्यूज करिएगा पिछले 10 साल के सर, ठीक है ना, समझे। आखिर के 10 साल के, मैं तो कहूंगा 2011 से लेके 2023 तक के पीवाईक्यूज तो जरूर से कर दीजिएगा सर, ठीक है। फ्रॉम 2011 टू 2023 प्लीज मेक श्योर कि यू डू पीवाईक्यू ऑलमोस्ट 12 ईयर्स है ना, मतलब 2022 तक के सर, ठीक है। तो वी विल सी कि 2022 तक के आप पीवाईक्यूज करिए 11-12 साल के। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा सर, है ना। इससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा ट्रेंड है सर, है ना। इनफैक्ट पीवाईक्यू से थीम समझ में आ जाती है, और ज्यादातर यूपीएससी के क्वेश्चन है वो थीमेटिक बेस्ड रिपीट होते हैं। मैं आपको कहूंगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जैसे गांधी जी की एक थीम है, तो गांधी सेंट्रिक कोमागाता मारू या गांधी सेंट्रिक जो भी बेसिकली प्रश्न है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वहां से आपको सवाल मिलते रहेंगे सर, ठीक है। तो आप थीम को पकड़िए, वहां से क्वेश्चंस रिपीट होंगे। जैसे आई स्टिल रिमेंबर कि पिछले 3 साल के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज के ऊपर बहुत बार सवाल आया, 3-4 साल में मैं बता रहा हूँ। एक बार आया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, सामने आया था आर्थर वेलेस्ली। दूसरी बार आया कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों हुई थी, व्हाई इट वाज एस्टैब्लिश्ड। वो अब देखिए कि एक ही थीम है, फोर्ट विलियम कॉलेज सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन था, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में बना था। सामने पूछ दिया उसका फाउंडर, मैच द फॉलोइंग के अंदर। दूसरी बार क्या पूछ दिया कि क्यों बनाई गई थी, व्हाई इट वाज, है ना, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू ट्रेन द सिविल सर्वेंट्स, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो भारत में जब ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे तो उनके लिए ये संस्था बनी है। अब कहने की बात यह है कि ये चीज आपको थीम वाइज अगर पीवाईक्यू देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि 2-3 बार आया है, पीछे जा सकता है। लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट है, रैयतवाड़ी सिस्टम है, उसके ऊपर से ड्रेन ऑफ वेल्थ है, हिस्ट्री की मैं बात करूं, इकोनॉमी में, वैसे ही हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको थीम दिखेगी सर, ठीक है। तो इसके ऊपर जरूर से फोकस करिएगा। मॉक टेस्ट विथ नेगेटिव मार्किंग आप जरूर से फोकस करिए कि नेगेटिव मार्किंग हो रहा है तो क्या हो रहा है सर, ठीक है। रियल टाइम है, आप मेनली आप देखिए। और मैं तो कहूंगा कि संडे को दीजिएगा, हमारी अनअकैडमी की अभी फिर से एक और मॉक टेस्ट होगी, उसमें दीजिएगा। जहां आप सेंटर पे जाके दो सर, है ना, ऑफलाइन के अंदर जाके दो। सुबह 9 से 11, है ना, दोपहर का टाइम पे आप सी सेट का पेपर दो। इनफैक्ट ये जितने भी मॉक सेट दे रहे हो, उसमें जीएस और सी सेट दोनों को बैलेंस करना है ना। बहुत लोग क्या करते हैं कि लोग सी सेट का पेपर देखते नहीं है, पहुंच जाएंगे सेंटर के अंदर, हाँ बोले देख लेंगे, हमारा तो मैथ्स आता है। अरे भाई वैसा नहीं है। यूपीएससी में सीसेट का जो लेवल है वो बहुत ही अप हो गया है, और जिस प्रकार से लेवल आजकल पूछा जा रहा है, उसको देख के अच्छे अच्छों की खाट खड़ी कर देते हैं सर, ठीक है। देर आर मेनी कैंडिडेट्स बिकॉज दे हैव नॉट प्रैक्टिस द सीसेट, दे आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इरिस्पेक्टिव उनका जीएस में 150 मार्क होगा सर, ठीक है। खैर उतने तो होते नहीं है, पर काफी कैंडिडेट्स 120-130 जीएस में लेके आते हैं, पर सीसेट ना प्रैक्टिस करने के कारण वो फेल हो जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यूज देखिए। इनफैक्ट सीसेट में भी 10 साल के देख लीजिएगा, है ना, आखिर के 10 साल से, 2011 से सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो तब से लेके 2022-23 तक की आपको कहानी क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए इसमें से सर, ठीक है ना। तो पिक्चर क्लियर हो गया, पहली टिप सर, है ना। दूसरी टिप यहाँ से आएगी कि सर क्या पढ़े, आखिर का 1 महीना है कि क्या पढ़े सर, ठीक है ना, समझे। व्हाट टू रीड, व्हाट टू रिवाइज सर, है ना, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, है ना। व्हाट टू रीड, व्हाट टू रिवाइज के अंदर भाई समझ में नहीं आता लोगों को क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो याद रखना कि अब आखिर का 1 महीना है, इसमें 2 प्रकार के टॉपिक्स आएंगे सर। ऐसे एरियाज होंगे जहां से बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां से आपको रेगुलरली क्वेश्चंस आएंगे। जैसे पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स, हर साल क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री, इंटरनेशनल मूवमेंट, हर साल क्वेश्चन आएगा। वी विल सी की इकोनॉमी, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम, क्वेश्चन आएगा ही आएगा सर, ठीक है। तो दिस आर कोर एरियाज। कोर एरियाज का मतलब ये है कि
ये ऐसे एरियाज है जहां से फिक्स क्वेश्चंस आता है, और कुछ कुछ आप देखोगे तो अप्लाइड एरिया से, जैसे करंट अफेयर्स का पोर्शन हो गया सर, ठीक है। अब होता क्या है कि आप करंट अफेयर्स के अंदर आप इतनी गोताखोरी करते हो, इतनी गोताखोरी करते हो, इतना डेप्थ में चले जाते हो जहां से क्वेश्चन बनने की शक्यता कम है, और उसमें रिवीजन करते रहोगे, कोर एरियाज को रिवाइज ही नहीं करोगे सर, है ना, समझे, या हार्डली एक आध बार रिवीजन करके चले जाओगे। होगा क्या सर, व्हाट विल हैपन सर, यू मिस आउट द कोर एरिया, यू ओनली डू द पेरिफेरल एरियाज जहां से प्रोबेबिलिटी बड़ी कम होती है क्वेश्चन पूछने की भी सर, ठीक है ना। तो व्हाट विल हैपन माय फ्रेंड, क्या होगा उससे, आप ही सोचिए ना सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन, ओके। तो यू नीड टू फोकस, यू नीड टू प्रायोरिटाइज द रिवाइजिंग of those areas which are high scoring subjects are the static subject, है ना। सब्जी रोटी दाल चावल वो मुख्य भाग है हमारे खाने का, फिर कभी चाट मिल गया, सूप मिल गया, एक आध स्टार्टर मिल गया तो ठीक है भाई साहब, आइसक्रीम मिल गया तो भी ठीक है, पर सब्जी रोटी दाल चावल को कभी नहीं छोड़ सकते रिवीजन के अंदर। ये मैं कहूंगा कि हाई स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों है, क्योंकि इसमें से फोकस आपका वहां से आएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन भी वहां से आएंगे, और वो आपको पता है कि वो एक स्टैंडर्ड बुक या दो बुक पढ़ के गए उसमें से ही आएगा ना सर। ये वैसे एरियाज है जो स्टैंडर्ड बुक से आप आंसर कर पाते हो, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ के गए तो 5-6 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन तो फंसेंगे उसमें से, 5 to 6 क्वेश्चन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट आउट, है ना, आउट ऑफ 7-8 क्वेश्चन आस्क्ड इन मॉडर्न हिस्ट्री। लक्ष्मीकांत आप बोलोगे कि सर पॉलिटी में आजकल लक्ष्मीकांत साहब से बाहर आ रहा है, चलो लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी इकट्ठी कर दो सर, पॉलिटिकल थियरी की, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की, दो एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत, इनफैक्ट 70-80% पेपर आपको वहां से, फिर करंट सेंट्रिक आएगा, पर करंट में से तो कहीं से भी पूछ देगा, समझे कि नहीं समझे। पर आप स्टैटिक और कोर एरिया को देखा होगा जो हाई स्कोरिंग है, आपको पता है कि उसमें रिवीजन करते रहे, तो उसमें से मार्क्स ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे, उसमें से आपकी कंसोलिडेशन हो जाएगी सर सब्जेक्ट की, वस्तुओं की भी, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा सर, ठीक है ना। तो फोकस ऑन दिस एरिया, दैट इज अ रिवीजन पार्ट सर, ठीक है ना, समझे। तीसरी बात, रिवीजन के समय पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द होल रिवीजन प्रोसेस is not to go through new materials at this last moment। साहब पूरे साल आपने 300 से अधिक दिन, मैं अज्यूम करता हूं कि आपने कोई बुक को पढ़ा है, आपने कोई नोट्स को पढ़ी है, आपने कोई वी विल सी की, हो सकता है कि कोई प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ा है, समझे कि नहीं समझे। आपने जिसको पढ़ा है उसी को ही रिवाइज करते रहिए दोस्तों। ये वो दौर है जहां मार्केट के अंदर बहुत सारी पीडीएफ सर्कुलेट होगी, सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर, टेलीग्राम्स में, व्हाट्सएप में, भाई तूने पढ़ा, भाई ये मटेरियल नया आया है, भाई ये फलाने इंस्टीट्यूट का है, मत पढ़ो अभी ठीक है ना। अब पढ़ने बैठोगे तो पुराना रिवीजन किया हुआ भूल जाओगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विजुअल मेमोरी। आपको मैं बताता हूँ ये विजुअल मेमोरी होती क्या है। आपने जो बुक के अंदर ऑलरेडी एक दो बार पढ़ा हुआ है, उससे आपकी एक मेमोरी की फॉर्मेट दिमाग में बैठ जाती है। तो जब आप बुक में सेकंड थर्ड टाइम फोर्थ टाइम पढ़ते हो ना, तो आपको वर्ड्स याद रहते हैं कि ये लाइन में कुछ ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है, इसमें ये कैरेक्टर है, हिस्ट्री की बात करो, ऐसा सब सब्जेक्ट्स के अंदर होगा सर। आपको कोरिलेट होना शुरू होगा और उससे आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। जब आप नए मटेरियल के साथ पढ़ोगे तो पूरा उसका फॉर्मेट अलग है, उसकी राइटिंग की स्टाइल अलग है, उसमें जो पैराग्राफिंग की गई वो अलग है, और उसमें शायद कंटेंट भी अलग होगा। तो आप जो चीज को रिवाइज ही नहीं कर पाओगे उसको एंड मोमेंट पे पढ़ के क्या करोगे, है ना। यू गो फॉर न्यू मटेरियल और यू गो फॉर न्यू बुक्स, है ना। आप पॉलिटी में बोलोगे सर मैंने लक्ष्मीकांत बहुत बार पढ़ लिया, मैं डीडी बासु पढ़ूंगा आखिर के महीने में, अरे भाई तुम्हें फिर वो पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कभी कभी, है ना। इसमें ये दिया है, इसमें ये दिया है, दोनों सही है कि गलत है, पहले तो एक ही पता था, है ना। जरूरत से ज्यादा ज्ञान कभी कभी जहर बन जाता है, टू मच नॉलेज इज इक्वल टू पॉइजन, क्योंकि वो ज्यादा कंफ्यूज करता है व्यक्ति को, बोले ये भी सही हो सकता है ये भी। बाकी में क्या है कि भी एक ही फॉर्मेट है, ये सही है, इस तरह से जा रहा है, चलिए है बढ़िया, उसको रिविज करते रहो। नया पढ़ोगे तो नया की पहले तो विजुअल मेमोरी नहीं आएगी, आपके दिमाग में सेट ही नहीं होगा उसकी पिक्टोग्राफी, पिक्टोरियल मेमोरी जो है, जो इमेज है, जो कैप्चर करता है आपका ब्रेन जो है, वो पूरा नया लगे, बोले ये क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा। वो पढ़ते पढ़ाते आपकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होगी तो रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा तो खत्म, बंटा धार, ओके टाटा बाय। समझ ला, समझ ला कि नहीं समझ ला, आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू गाइस। भाई क्लियर बोल रहा हूँ सर, है ना। फिर से भाई हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे,
बहुत सारी लालच आएगी इस पीरियड में, मन में लड्डू फूटेंगे, मन में लड्डू फूटा, मन में लड्डू फूटा, आपको ऐसा हो जाएगा कि मैं पढ़ लेता हूँ, नया मटेरियल आया है मार्केट के अंदर, टेलीग्राम के अंदर, पीडीएफ में, 2 दिन में कलेक्टर, 10 दिन में कलेक्टर, 1 रात में कलेक्टर। मत पढ़ो, वो सुसाइड है, वो एक प्रकार की अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने की इक्विवेलेंट है। क्योंकि वो मार्केट में जो भी लिमिटेड नोट्स आएगी उसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ नहीं होगी। अब आपको पता नहीं कि उनमें क्या है और क्या नहीं है। आपने जो पढ़ा है उससे आपको रिवीजन इजी रहेगा और वो ही आपको याद रहेगा। देखो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर आंसर आपके सामने होता है। पीटी के एग्जाम की एक खासियत ये अच्छी है कि द आंसर लाइज इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, पर वो हिडन होता है कुछ कुछ कीवर्ड्स में, कुछ कुछ बातों में, क्वेश्चंस की डिमांड के ऊपर से सर, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन जितना आपने रिपीट करके एक की एक वस्तु देखी है, देखी है, देखी है, देखी है, देखी है, तो वो वर्ड आपको पेपर में भी रिकॉल होगा कि हाँ भाई ये दो तो नहीं आ रहे हैं। जितना एक की एक वस्तु रिवीज की है, रिपाइट रिवीजन किया है, उतनी ही आपको एलिमिनेशन में भी हेल्प होगी। नया मटेरियल पढ़ोगे तो क्या होगा, एलिमिनेशन तो दूर की बात है, मटेरियल ही कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू कंसोलिडेट योर in fact material, neither you won't be able to recall and revise in the last moment। और जब ये नहीं हो पाएगा तो दोस्त फिर खत्म, कहानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी सर, ठीक है। तो नेवर गो थ्रू न्यू मटेरियल, एग्जिस्टिंग जो भी आपने पूरे साल पढ़ा है उसके अंदर ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपने जिस बुक्स को एक एक साल तक रगड़ा हुआ है, घिसा हुआ है, उसकी बाइंडिंग फट गई है सर, उसको हाईलाइट कर करके पेपर की क्वालिटी एकदम फट गई, अब एक और अंडरलाइन करोगे तो पेपर फट जाएगा, पेन आर पार हो जाएगी। उसको ट्रस्ट कीजिए दोस्त यार, उसको ट्रस्ट कीजिए। आप कहाँ रास्ते में भटक रहे हो, हाँ, वेयर यू आर लाइक नो ट्राइंग टू चेंज योर डायरेक्शन सर, ओके, प्लीज डोंट डू दैट। हाँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, वो मत करिएगा सर, ठीक है। तो डोंट गो थ्रू न्यू मटेरियल्स, मेक श्योर कि आप अपनी ही पर्सनलाइज नोट्स जो भी एग्जिस्टिंग आपने बनाई है उसमें से निकलो सर, ठीक है ना, समझे। एग्जिस्टिंग नोट्स, एग्जिस्टिंग बुक्स, एग्जिस्टिंग मटेरियल्स के ऊपर रहो और उसकी स्पीड बढ़ाओ। हो सके आपने जो भी हैंड रिटन बनाया हुआ है, हैंड रिटन, आपने कोई बुक से पढ़ा हुआ है तो बुक से सर, दैट्स ऑल राइट सर, ओके ना। आपके पास कोई प्रिंटेड मटेरियल है तो प्रिंटेड मटेरियल। कहने की बात यह है कि एग्जिस्टिंग वस्तु के ऊपर ही फोकस करना। डोंट गो थ्रू न्यू मटेरियल्स एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। आपका दोस्त लाके देगा कि भाई इसकी नोट्स पढ़ ले फलाने टॉपर की, पूरे साल तो आपने पढ़ी नहीं। अब आखिर के महीने में ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है कि यूं करके घिसोगे और जीन आ जाएगा, क्या हुक्म मेरे आका, है ना। चैट जीपीटी बोले प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरनेशनल मूवमेंट्स, फिर तो कंफ्यूजिंग होगा ना। 2.5 अक्षर प्रेम के, खुद के अक्षर ज्यादा याद रहते हैं, हाथ से लिखा होगा तो ज्यादा याद रहेगा, है ना, क्योंकि राइटिंग मेमोरी भी डेवलप हुई है, मसल मेमोरी भी डेवलप हुई है। मसल मेमोरी है ना, हाथ लिखते हो जब तो बहुत सारी चीजें चलती है पीछे दिमाग में, मैनी थिंग्स गोस हैंड इन हैंड सर, ठीक है ना, समझे। तो गो थ्रू योर पर्सनलाइज नोट्स, है ना, अपनी और अपने ऊपर ट्रस्ट करो सर, है ना, फेथ रखो अपने ऊपर सर, ठीक है ना, समझे। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप एंड मोमेंट में लटक जाते हो। जो भी पढ़ा है अपने एग्जिस्टिंग बुक्स में से, उसमें से, मटेरियल्स में से, नोट्स में से, कहीं से भी पढ़ा हो सर, ठीक है, इट्स अप टू यू। आई एम नॉट सेइंग कि काफी सब्जेक्ट में ऐसा होगा आपने नोट्स नहीं बनाई होगी। इन मेनी सब्जेक्ट्स देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपने नोट्स ही नहीं बनाई होगी सर, ठीक है। दैट्स ऑल राइट, आपने नोट्स नहीं बनाई है, पर जो भी एग्जिस्टिंग है उसके अंदर से करिएगा सर, ठीक है ना, समझे। अब सवाल इसके अंदर से ये बड़ा आता है कि सर इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, सर इतनी मोटी मोटी किताबें, सर समझ में नहीं आ रहा है सर, ठीक है ना, समझे। सर इतनी मोटी किताबें पढ़ूंगा कैसे मैं सर, ठीक है ना, समझे। हाउ विल आई एबल टू रीड, पूरे प्रीलिम्स के पहले कैसे कंसोलिडेट हो पाएगा। हाँ, यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसमें ऐसी किताबें ऐसे मोटी मोटी होती है ना सर, ओके। तो क्या करोगे सर इतनी मोटी मोटी किताबों का, व्हाट विल यू डू। हाँ, रिवीजन 3 बार तो करना है, प्रीलिम्स के पहले 2 बार तो करना है। तो रिवीजन की एक टिप देके जा रहा हूँ सर, ठीक है ना, समझे। वो है, एक है स्कैनिंग और एक है स्किमिंग। एक है स्कैनिंग, सुनिए मेरी बात, और एक है स्किमिंग। अब आप मुझे पूछोगे, बोले मास्टर व्हाट इज स्कैनिंग एंड स्किमिंग। तो देखिए, आपने जो एग्जिस्टिंग मटेरियल्स और नोट्स में से जो भी पढ़ा हुआ है, whatever you have read in your existing material and notes, उसका 70 या 50% तो आपको ऑलरेडी पता होता है। जैसे ही वो पेज के ऊपर आओगे ना सर,
द मोमेंट यू विल जंप टू अ पर्टिकुलर पेज, आपको ऑटोमेटिकली लाइनें रिकॉल होनी शुरू होगी। अच्छा बोले ये तो याद है, ये तो याद है, ये तो याद है। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी होगा ना सर, आप पीवाईक्यूज देख लिया है, आपको ट्रेंड समझ में आ गया है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, फैक्ट से आता है, कंसेप्ट से आता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको ऑलरेडी है दिमाग में, तो फटाफट 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप स्कैन करना शुरू करोगे। एक है स्कैनिंग, ऊपर छल्ला, ऊपर से देख लिया ये कंसेप्ट, अच्छा इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, हो गया। और दूसरा है स्किमिंग, छटनी करना। स्किम करना समझ में आता है? दूध होता है ना, दूध जिसका फैट हाई होता है, दूध का फैट, तो उसको उबालते हैं तो मलाई निकलती है उसमें से, मलाई को हटा देते हैं तो दूध थोड़ा पतला हो जाता है, गाढ़ा दूध में से दूध पतला हो जाता है, कि उसका फैट कंटेंट जो मलाई है उसकी मलाई के अंदर चला जाता है सर, क्रीम के ऊपर से चला जाता है, और बाकी बचा हुआ दूध है उसको कहते हैं स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क। हिस्ट्री या यूपीएससी का कोई भी सब्जेक्ट जब आपको बहुत ही टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर पढ़ना होता है, उसमें सबसे ज्यादा ये कंसेप्ट अप्लाई होता है, वो है स्किमिंग। आपको दूध में से मलाई निकाल देनी है और फिर उसके बाद वो लिमिटेड पोर्शन मलाई वाला निकाल के आगे चल जाना है। सुनिए मेरी बात, आपके सब्जेक्ट के अंदर से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, उसको ही आपको स्किमिंग के थ्रू करना है, वरना रिवीजन नहीं होगा। इतनी मोटी सी किताब को आपको क्या लग रहा है, आप 1-2 महीने के अंदर क्या इतनी मोटी सी किताब को रिवाइज कर पाओगे? ऐसे तो हर एक सब्जेक्ट की पढ़नी है, ज्योग्राफी में पढ़नी है, हिस्ट्री में पढ़ती है, तो आपको तो पकड़ के चलिए कि पूरे साल के अंदर मटेरियल आपने 10,000 पेज का है, तो 10,000 पेज को कैसे याद करोगे? और मिनिमम आपको 2 बार तो अभी भी मैं करूंगा कि आपको रिवीजन करना है, तो अब आप स्किमिंग यूज करोगे सर, है ना? वर्ड टू वर्ड और कवर टू कवर नहीं पढ़ोगे। सुनिए मेरी बात, वर्ड टू वर्ड और कवर टू कवर पढ़ना बहुत ही घातकी या टफ हो जाएगा। पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं कहूंगा, पर आपकी रीडिंग स्पीड तो ज्यादा होनी चाहिए ना सर, ठीक है? आपकी रीडिंग की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये रीडिंग की स्पीड तभी पड़ेगी जब आप स्किम कर पाओ सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट, ओके? और ये स्किमिंग आप टॉपिक टू टॉपिक करो। आपको पता है कि कुछ कुछ एरियाज में से सवाल नहीं आएंगे, इंस्टेंट कहती है, कभी कभी गट फीलिंग कहती है, तो यार ये एरिया में से नहीं आता। ऐसे मैं एंशिएंट हिस्ट्री में से निकाल सकता हूँ, कुछ कुछ एरियाज है जहां से शक्यता बड़ी कम है, जैसे स्टोन एज हो गया, बहुत ही रेयर केस में आता है स्टोन एज में से। इंडस सिविलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वैदिक एज वेरी इंपॉर्टेंट, महाजनपद नॉट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा कम है सर, उसमें स्किम कर दो। बुद्धा वेरी इंपॉर्टेंट, उसको डेप्थ में पढ़ो, कवर टू कवर पढ़ो। बुद्धिज्म जैनिज्म हर साल आता है और भारी क्वेश्चन पूछता है, कहीं से भी निकाल देता है उसमें से सर, ठीक है? तो कहने की बात मेरी ये है कि आप स्किमिंग करना सीखिए और टॉपिक वाइज स्किमिंग करना सीखिए। मिनिमम दे दीजिए, 2-2 3-3 दे दीजिए सर, ठीक है ना, स्किम करने के लिए। और ये स्किमिंग के थ्रू आप रिवीजन करिए, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी सर, ठीक है? आपकी जो फ्लो है रीडिंग का बढ़ेगा और आप मल्टीपल टाइम से रिवाइज कर पाओगे। ये बहुत जरूरी है। लोग रिवीजन में भी सोचते हैं कि भाई करेंगे करेंगे, एक आध बार हो गया, नहीं 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 नहीं। द मोर यू रिवाइज, द मोर यू कंसोलिडेट द सब्जेक्ट, द मोर द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स विल टेक प्लेस, and the more the clarity of thoughts, the greater the application of your thoughts in the form of wisdom in the OMR sheet, and then it will help you in clearing the prelims examination. वो आपको आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने में हेल्प करेगी सर। सुनिए मेरी बात, बहुत हेल्प करेगी सर, और बहुत जेन्युइनली मैं बता रहा हूं ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए सर, ठीक है ना? समझे? इंपॉर्टेंट इन्फो, हर एक पेज में से 5-5 6-6 7-7 8-8 शब्द निकालिए, कंसेप्ट दिमाग में रखिए, फैक्ट, अच्छा ये आर्टिकल 19 में ये एक्सेप्शन है, ये है 32 में ये है, ये रिट इस तरह से आ रही है, ये रिट में अभी नया आया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में कुछ नया निकल के आया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन ने रेपो रेट क्यों नहीं बढ़ा है तो क्यों बढ़ाया है सर, ठीक है? नए क्वार्टर में क्या होगा सर, ठीक है? इन्फ्लेशन को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके? ये सब कुछ चीजें आपको ये स्किमिंग से ही होगा, फट 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 फट, इससे स्पीड बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी आएगी, आपको अपने अंदर फेथ आएगा सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस करते समय मैं फिर से आपको ये कहूंगा कि अपने खाने पीने और अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज मत करना सर, ठीक है ना? समझे, है ना? गुड स्लीप एंड गुड फूड विल हैव गुड मूड। अच्छी नींद, अच्छा खाना
आपको अच्छी मूड में रखेगा और वो आपको बहुत हेल्प करेगा लॉन्ग रन के अंदर। क्योंकि ये एग्ज़ाम खाली प्रीलिम्स के बाद मेंस भी है, मेंस के बाद इंटरव्यू भी है, ये तो बड़ा लंबा प्रक्रिया है, ये प्रोसेस ही इतना लंबा है जहाँ अच्छे-अच्छे थक जाते हैं। बड़े-बड़े धुरंधर यहाँ 2, 3, 4 महीने में हाथ खड़े कर देते हैं, बोले सर नहीं हो पाएगा। उसमें खाने-पीने की बड़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है सर, है ना? ज़्यादातर लोग खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ये एग्ज़ाम इतनी ही इम्पोर्टेंट है, उसका मतलब ये नहीं कि आपका शरीर, आपकी जो बॉडी है, वो भी एक्सेप्ट कर पाए, इतना स्ट्रेस मत दो। क्योंकि ये बड़ा हाई स्ट्रेस का पीरियड होगा सर, नेगेटिव थॉट्स आएँगे सर, ओके। खाना ठीक होना चाहिए, लाइट खाइएगा, ऐसा नहीं कहूँगा कि भर-भर के ठूस के खा लीजिए क्योंकि पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपको अपने आप को थोड़ा पुश भी करना है, पुश करने का मतलब ये है कि अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो मैं कहूँगा 10 घंटे तक जाइए। ऐसा नहीं कहूँगा कि 25 घंटा पढ़ लीजिए, है ना? कि ऐसा नहीं होगा कि 20 घंटा पढ़ लीजिए, 22 घंटा पढ़ लीजिए सर, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। हैव अ बैलेंस स्लीप, हैव अ बैलेंस फूड, लाइट फूड, है ना? हम कहते हैं कि 5 विद्यार्थी के लक्षण क्या है सर? ठीक है, तो बोले काकचेष्टा बको ध्यान, श्वान निद्रा अल्पाहारी, गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम सर, ठीक है? कि भई उनके विचार, उनकी खाने-पीने की चीज़ें, उनकी नींद, है ना? श्वान निद्रा, कि डॉग की नींद कैसी होती है? बड़ी एकदम चालाक होती है, फटाक से उठ जाता है सर, ठीक है? अल्पाहारी, है ना? आपका आहार जो है वो लिमिटेड होना चाहिए सर। गृह त्यागी, आप ऑलरेडी संसार छोड़ के, घर छोड़ के बैठे हुए, हॉस्टल में पढ़ रहे होंगे, कहीं पे पीजी में पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे सर, घर में भी पढ़ रहे हो तो सांसारिक माया से दूर रहिए सर, ठीक है ना? सब जगह ध्यान एकदम फ़ोकस के अंदर रहना चाहिए सर। 5 लक्षणम आपके जीवन के अंदर उतार दो ये आखिर के महीने के अंदर, और ख़ास करके बैलेंस डाइट और स्लीप शेड्यूल में जो लोग रात में पढ़ रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि अब दिन में आ जाइए। वो आप मुझे कहोगे कि सर व्हाई यू आर सजेस्टिंग टू चेंज, हमने पूरी साल रात में तैयारी की है, अब हम एंड मोमेंट में दिन में क्यों पढ़ेंगे? तो बोल देता हूँ कि प्रीलिम्स की एग्ज़ाम दिन में होगी और पूरा साल आपने रात में पढ़ा है तो दिन में आप सोए होंगे। हो सकता है सर, यू माइट हैव स्लेप्ट थ्रू आउट द डे। बोले सुबह 8 बजे मैं सो जाता हूँ, दोपहर को 2-3 बजे उठता हूँ, फिर तैयारी शुरू करता हूँ सर, जो भी आपका टाइम टेबल हो। अब ये ऐसा करने से दिक्कत ये होगी कि आप दिन में फिर फटीग में होंगे। प्रीलिम्स के पहले दिन तक अगर आप रात में ही पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स वाले दिन जब आपकी एग्जाम होगी 28 मई को, उस दिन तो आपका सुबह प्रीलिम्स का पेपर होगा, आपका बॉडी बायोलॉजिकली स्लीप मांगेगा। क्योंकि योर बायोलॉजिकल क्लॉक, आपकी शरीर की जो क्लॉक है, बॉडी क्लॉक है, वो सुबह नींद से यूज टू हो चुकी है। और जिस दिन उसको सुबह नींद नहीं मिलेगी वो टायर्ड हो जाएगा, वो फटीग हो जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस टूटेगा। एंड आई डू नॉट वांट दैट। ट्राई टू चेंज योर शेड्यूल इन दिस लास्ट 1 मंथ। और रात के पढ़ रहे हो तो शिफ्ट टू डे टाइमिंग्स प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट है, आप में से बहुत लोग रैम्बो होंगे, मान लेता हूँ, पर सब नहीं होंगे। कुछ लोग कैसे भी करके दिन में से रात में शिफ्ट हो जाएंगे, प्रीलिम्स के अगले दिन तक रात में ही पढ़ेंगे। बोले पढ़ो सर, वो 1-2 होंगे, पर बाकी सबके ऊपर ये लागू नहीं होगा। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, वो उस दिन प्रीलिम्स वाले स्ट्रेस में आप बैठे होंगे ना, नींद भी नहीं आई होगी, परेशान हो जाओगे सर, ठीक है? और तब आपका शरीर फटीग हो जाए, इतना थकेगा, इतना आपको लगेगा कि यार मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। इसमें बड़ा एक्सर्शन जाता है सोचने में, प्रीलिम्स में, मेंस में। यू आर टायर्ड मैन, इतना टायर्ड हो जाते हो आप, आपको लग रहा है कि यार मैं क्या करके, क्योंकि 100 क्वेश्चंस में हर एक में स्टेटमेंट्स, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, कितना रिकॉल करो, आ रहा है नहीं आ रहा है, सी सेट में माइंड अप्लाई करो कॉन्स्टेंटली, तो नींद तो चाहिए। तो आखिर का 1 महीना है, बैलेंस स्लीप लीजिए और बैलेंस डाइट लीजिए। एक्सेस मत करिएगा कोई भी चीज का, कहने का मतलब ये है। पढ़ाई करिए, मैं कहूंगा कि रगड़ दो अपने आप को। आखिर का महीना है, रगड़ दो, पुश योर सेल्फ टू द एक्सट्रीम लिमिट्स। इतना एक्सट्रीम लिमिट्स में करो कि बात मत हो। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप इनफैक्ट अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखें। बाहर का खाना खा रहे हो तो हो सके उतना अवॉइड करिए सर, या ऐसी जगह से खाइए जो हेल्थ हाइजीन हो सर, ठीक है? शरीर खराब, पेट ना खराब हो। एग्जाम के अगले दिन पेट खराब हो गया तो क्या करोगे सर, है ना? समझे? तो सर सर्टेन प्रॉब्लम, समर का महीना है, लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखिए सर, है ना? फ्रेश माइंड से पढ़िए और फेथ रखिए अपने अंदर सर, है ना? नेगेटिव थॉट्स सबको आते हैं, बट यू नीड टू ओवरकम दिस पार्ट। मैंने बताया ना कि गुड फूड एंड गुड स्लीप विल विल लीड टू गुड मूड। नेगेटिविटी से बाहर आएगा, ये परीक्षा है। अपने अंदर विश्वास रखिए कि आपने पूरा साल दिया है, आप
इनफैक्ट इसके लिए ही बने हो। आज नहीं तो कल आपका कुछ अच्छा ही होने वाला है। समथिंग्स गुड्स गोना हैपन, बट यू नीड टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। स्वामी जी विवेकानंद जी के लिए एक बात बड़ी कहावत फेमस है। तो एक दफा शिकागो में रिलीजन कॉन्फ्रेंस में वो जब गए होते हैं, तो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब गए थे तो बहुत से लोगों ने उनको सवाल पूछा था, क्योंकि वहां धर्म की कॉन्फ्रेंस थी, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन 1893, कि व्हाट इज एथिस्ट। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से एथिस्ट किसको कहते हैं, बाकी सारे संप्रदायों के हिसाब से एथिस्ट किसको कहते हैं, आस्तिक नास्तिक की परिभाषा, नास्तिक किसको कहते हैं ना, धर्म के पॉइंट। तो स्वामी जी ने कहा कि वो व्यक्ति जो खुद में नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। गॉड तो दूर की बात है सर, है ना, रिलीजन गॉड के ऊपर मत जाइए, हैव फेथ इन योरसेल्फ, क्योंकि हम तो मानते हैं कि परम ब्रह्मम आत्मन ब्रह्मन एक ही है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और मैं अगर खुद के अंदर ही बिलीव नहीं करूंगा, मतलब ये है कि मैं ब्रह्म में बिलीव नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सटर्नलिटीज में बिलीव नहीं कर रहा हूं। यू नीड टू पुट योर फेथ इन योरसेल्फ। आपने जिसके लिए तैयारी की है, एक ऐसी तैयारी जो आपका जीवन बदलेगी, आपका भविष्य बदल देगी, और इसमें आप नेगेटिव थॉट्स को ओवर पावर होने दोगे तो बेटा ये तो शुरुआत है लाइफ की। दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत और चैलेंजेस आएंगे और अड़चने आएगी। 28 मई के लिए अभी भी तारीख है, अभी भी 43 डेज आर लेफ्ट आउट। फोकस करिए एक चीज के ऊपर, और वो फोकस यही होगा कि आप पॉजिटिव माइंड के साथ तैयारी करिएगा। रिवीजन करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, नोट्स के ऊपर फोकस करिए, नया मटेरियल मत देखिए, स्किमिंग और स्कैनिंग से स्पीड बढ़ाइए, अच्छा खाना लीजिए और अच्छी नींद लीजिए, और अपने अंदर विश्वास रखिए। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ ये एग्जाम में पास होंगे सर, समझे। कोई भी चिंता मत करिए, कोई क्वेरी है तो जरूर से मुझे कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, मैं आपको आंसर करूंगा सर, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, आपको एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है सर, बहुत ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैसेज करिएगा सर, ठीक है, कमेंट्स के अंदर लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, वहां पे मेरा कम्युनिटी पेज है, वहां पे मुझे आके ज्वाइन कर दो, वहां पे मैसेज करना है आंसर यू सर, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो आप हमारे प्लस कोर्सेज में आइए। एंशिएंट हिस्ट्री वी आर स्टार्टिंग ऑन 17th ऑफ मे, एंड ये कोड को जरूर से यूज करिएगा। पीएन लाइव आपका मेंटर, आपका साथी, आपका दोस्त आज खत्म करता हूं, और आपको एक और सेशन के लिए मिलूंगा। टिल देन कीप स्टडिंग, हैव फेथ इन योरसेल्फ, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।